गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं आज आप सभी बच्चों को कुछ सिखाना चाहते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा या पढ़ा भी होगा कहीं से यूट्यूब या सोशल मीडिया, क्योंकि आज के युग में सोशल मीडिया का दौर बहुत तेज़ी से चल रहा है, लेकिन उसमें कुछ अफवाहें हैं जिसकी वजह से हमें सही चीज़ का ज्ञान नहीं हो पाता है। उसके बारे में हम आज अनुभव कराते हैं सही चीज़ों का कि कुछ बेहतर कर पाते हैं। तो बताइएगा हमें। आज हमें पढ़ना है भारतीय संविधान के बारे में। अब भारतीय संविधान में आप भी जानते होंगे कि हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिसे हम मौलिक रूप से मूल संविधान कहते हैं। मूल संविधान कहते हैं। हम सीधे तौर पे कहते हैं कि मूल संविधान जब लागू हुआ था उस समय हमारे पास में 8 अनुसूचियाँ, कितनी 8 अनुसूचियाँ और 395 अनुच्छेद। ठीक है, 8 अनुसूचियाँ थी और 395 अनुच्छेद थे। समय के अनुसार, ज़रूरतों के अनुसार इन अनुसूचियों में भी परिवर्तन हुआ और ये अनुसूचियाँ 12 हुई। और जैसा कि आप देखते होंगे अब लिख कर क्या आता है 460 या 65 प्लस लिख के आता है अनुच्छेद। वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है, अनुच्छेद उतने ही है, 395 ही। बशर्ते ये है, अब आप भी जानते हैं सीरियल में किसी भी नंबर में परिवर्तन नहीं कर सकते। उसमें किसी को जोड़ना है या बढ़ाना है या घटाना है तो उसके लिए हम लोग क्लॉज जोड़ते हैं। क्या करते हैं? क्लॉज जोड़ते हैं। जैसे कि मान लीजिए फर्स्ट है अनुच्छेद नंबर 1, तो अनुच्छेद नंबर 1 में कोई भी परिवर्तन करना होगा तो इसके लिए हम फर्स्ट ए लगाएंगे या फिर फर्स्ट बी लगाएंगे। तो ये जो आकर बन जाते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा होगा आर्टिकल नंबर 15 में 6 क्लास, 16 में 7 क्लास, 19 में 7 क्लास, ऐसे ही बने हुए सब टोटल आकर के तब बनते हैं 400 प्लस। लेकिन वास्तव में कितने हैं आपके पास आर्टिकल? 395 ही हैं। ठीक, इन सब के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे किसके बारे में? अनुसूचियों के बारे में। कैसे ये 8 से 12 हुई हैं इनको भी देखेंगे। कि ये 8 से 12 किस तरह हुई हैं। तो बात करते हैं अनुसूची नंबर 1 की। किसकी बात करते हैं? अनुसूची नंबर 1 की। अनुसूची नंबर 1 में क्या है? आप भी जानते हैं कि किसी भी किताब हो या कोई भी पुस्तक हो, हर सब में पहला प्रश्न किसका होता है? किसका होता है? प्रस्तावना, समरी जिसे बोल देते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी है। अब संविधान पढ़ रहे हैं मतलब राज्य होगा और संघ राज्य क्षेत्र होंगे। तो सिंपल सी बात करते हैं, यहाँ पर क्या है? अब जाहिर सी बात है, संघ लिखा है और राज्य लिखा है। ठीक, तो शब्द लिखे हैं दो, एक राज्य है और एक संघ है। उनके क्षेत्र बात करता है, मतलब एरिया की बात करता है, कितना क्षेत्र किस राज्य में आता है, और उनके क्या लिखा है? नाम। यानी कि अब जब कभी भी न्यूज़पेपर में या फिर सोशल मीडिया पे कहीं पर भी ट्वीट देखते हैं किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर दिया गया है या किसी राज्य का नाम ही चेंज कर दिया गया है, किसी राज्य का नाम ही चेंज कर दिया गया है या फिर क्षेत्र में परिवर्तन कर दिया गया है, तो ये अधिकार किसके पास होगा? संसद के पास। किसके पास होगा? संसद के पास। राज्य या संघ, इन दोनों में नाम परिवर्तन करना हो या फिर क्षेत्र में परिवर्तन करना हो तो उसका अधिकार किसके पास है? संसद के पास। लेकिन यहाँ पर भी एक शब्द लिखा हुआ है राज्य। वास्तव में राज्य होता क्या है? राज्य की कुछ ना कुछ परिभाषा होगी ना, परिभाषा होगी ना। जैसे कि यूनियन की बात करें, संघ, संघ में क्या होगा? कम से कम तो 2 लोग होंगे ही, कम से कम तो 2 लोग होंगे ही। वैसे ही 2 लोग यहाँ पर भी हैं, एक है राज्य और एक है केंद्र। ठीक, लेकिन वर्तमान में अपने यहाँ अभी क्या हो गए हैं? पंचायतें। क्या हो गई हैं? पंचायतें हो गई है ना, नगर पंचायतें और ग्राम पंचायतें। लेकिन ये 2 बॉडी तो कम से कम होंगी ही होंगी। जब भी आपको संघ शब्द मिल गया तो ये तय है कि कम से कम 2 बॉडी होंगी ही, केंद्र और राज्य तो होगा ही। बात करते हैं हम लोग राज्य की। तो राज्य में क्या होता है? राज्य होने के लिए कुछ एरियाज हैं, 4 बॉडी जो होंगी, जिसके पास वही राज्य होगा। नंबर 1 क्या है? सबसे पहले तो भूमि होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मतलब ज़मीन। ज़मीन तो सभी के पास होगी, तभी हम अपना कोई भी कारोबार या कोई भी बात कर पाएंगे। दूसरी बात क्या होगी? हमारे पास जनसंख्या होगी। क्या होगी? क्या होगी? क्योंकि लोग होंगे तभी तो जाके क्षेत्र पर रुकेंगे। दूसरा क्या होगा? जब जनसंख्या होंगी तो लोग फिर वहाँ पर शासन करने के लिए सरकार को बनाएंगे। सरकार को बनाएंगे ना।
लेकिन एक शब्द और आ जाता है जिसे बोलते हैं संप्रभुता। क्या आता है? संप्रभुता। इसे अच्छे से देखना होगा आपको, क्योंकि आप भी जानते हैं कि भूमि सबके पास है। अपने पास उत्तर प्रदेश, बिहार, हरियाणा, 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। हर एक के पास में, हमारे पास में भी थोड़ी सी ज़मीन एरिया है, हमारे पास में भी लोग हैं, बेशक 2-4 ही सही लेकिन है। ऐसे ही राज्य के पास भी है। राज्य का भी अपना यदि यूपी की ही बात कर ले तो यूपी की 2,40,928 वर्ग किलोमीटर एरिया है इसका। सरकार है योगी सरकार। जनसंख्या भी 2011 की जनगणना से देखें तो 19.98, मतलब अब वर्तमान में देखें तो लगभग 25 करोड़ कितनी हो गई है। इतनी है कि फटने को है यूपी अब। ये है ना, जनसंख्या भी है, सरकार भी है, किसकी? योगी सरकार। ठीक, लेकिन क्या संप्रभुता है? वास्तव में तो संप्रभुता का अर्थ ही नहीं पता है, नहीं है ना। हम लोग सीखेंगे ना आज। संप्रभुता का अर्थ ये होता है, हम कोई भी निर्णय अपने विवेक से ले, उसमें किसी भी अदर व्यक्ति का या अन्य किसी भी व्यक्ति का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। समझ में आया? वो है क्या? अब योगी महाराज यदि चाहें कि हम श्रीलंका को कुछ पैसा दे जाके, क्या दे सकते हैं? या ये चाहें हम पाकिस्तान से कुछ बातचीत कर लें, या हम चीन से बात कर लें, या अमेरिका से ही बात कर लें, क्योंकि वहाँ से पैसा ठीक ठाक मिल जाता है। क्या मिल सकता है? क्या योगी जी जाके मिल सकते हैं? उसके लिए कंडीशन क्या होगी? ये पहले अपने केंद्र से, किससे? केंद्र से बोलेंगे जाकर के हमें इतने पैसों की ज़रूरत है, आप अरेंज करिए। क्योंकि इसके लिए भी आपको पता है कि वित्त आयोग बना हुआ है जो पैसों का आवंटन करवाता है, हर राज्यों में करवाता है। ये बात किसको बताएंगे? देखिए, केंद्र को। अब केंद्र जाकर के किसी से भी बात करेगा, वो बात की बात है, किससे करता है किससे नहीं करता, वो उसके विवेक पर डिपेंड करता है। लेकिन अभी इनके पास में संप्रभुता नहीं है, ये शब्द नहीं मिला हमें ना इसके पास। ऐसे ही क्या बिहार के पास होगा? ऐसे ही का महाराष्ट्र के पास होगा क्या? ऐसे ही क्या दिल्ली के पास होगा? किसी के पास नहीं है ना। जब संप्रभुता नहीं है, अब इससे शब्द से लग रहा होगा कि राज्य होने के लिए सबसे मुख्य बिंदु क्या है? संप्रभुता। यदि संप्रभुता है तो वह राज्य होगा, संप्रभुता नहीं है तो राज्य नहीं होगा। हर एक एरिया के पास जमीन भी होगी, जनसंख्या भी होगी, छोटा मोटा प्रशासन भी होगा। वो अपना परिवार ही देख लिया जाए तो उस परिवार के पास भी छोटा सा एरिया होता है जिसमें घर बना होता है, उसमें भी 2-4-10 लोग सदस्य होते हैं, जनसंख्या भी होती है, और उनका भी एक जो बड़ा बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो शासन संभालता है ना। सरकार भी है, लेकिन संप्रभुता किसके पास है? जो गार्जियन होगा घर का, जिसे अभिभावक बोल देते हैं। ऐसे ही अपने भारत एक राज्य है और उसका गार्जियन किसे बोलते हैं? किसको? किसे? रियल में इसे बोलते हैं प्रेसिडेंट को, राष्ट्रपति को। बेशक ये नाम मात्र का है, कैसा है? नाम मात्र। लेकिन वास्तविक कौन है? तब है प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, प्रधानमंत्री। सारे काम प्रधानमंत्री ही करता है, बस सिर्फ नाम उसका प्रयोग करता है। इसीलिए बोलते हैं नाम मात्र और वास्तविक। ये अपने यहाँ नहीं, जहां पर भी संघ होगा हर जगह पे यही काम होगा। हम लोग बात कर रहे थे पहले वाली, अब क्लियर हो गया है। राज्य तथा संघ, राज्य क्षेत्र तथा उनके नाम में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? संसद के पास। और ये हमारे पास आर्टिकल नंबर 1 से लेकर के 4 तक दिया गया है। इसमें क्या क्या करते हैं, जब आर्टिकल को पढ़ेंगे तो बताएंगे अच्छे से। ठीक, अब दूसरे की बात करते हैं, अनुसूची नंबर 2 की। किसकी बात करते हैं? अनुसूची नंबर 2 की बात। एक तो देख चुके हैं, अब आपको भी जानते हैं जब राज्य है तो वहाँ पर शासन भी चलाने की बात आ रही थी। जब शासन चलाएंगे तो हमें पैसे की ज़रूरत होगी। किसकी होगी? क्योंकि सब कोई जानता है यदि पैसा नहीं होगा तो हमारा व्यक्तिगत परिवार है वो कैसे चलेगा। तो सेकंड नंबर में बात करते हैं वेतन की। किसकी बात करते हैं? अनुसूची नंबर 2 किसके लिए बात करता है? वेतन की। लेकिन वेतन में आएगा कौन कौन से? तो संघ राज्य क्षेत्र के जो प्रशासनिक पदाधिकारी होते हैं। कौन होते हैं? लिखना होगा क्या इसे?
संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासनिक पदाधिकारी। इसमें आता कौन है? अब संघ की बात करते हैं तो संघ में कौन कौन होंगे? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सभी मंत्री और सदस्य उसके संसद के। क्योंकि आपको पता है संसद लिख दिए हम सब, क्या लिख दिए हम? संसद। तो संसद किससे बना होता है? एक तो होता है प्रेसिडेंट, फिर दूसरा लोकसभा और राज्यसभा। क्लियर? जिसे बोलते हैं राष्ट्रपति, लोकसभा, फिर राज्यसभा। इन तीनों के मिलने से बनता है अपना संसद। अब राष्ट्रपति का भी एक वेतन होगा और एक उपराष्ट्रपति होगा। क्योंकि कभी ऐसा हो जाता है कि राष्ट्रपति बीमार पड़ जाए या अकस्मात उसका देहांत हो जाए या किसी कारणवश देश से बाहर चला जाए, तो ऐसी कंडीशन में उसका कार्य कौन करता है? उपराष्ट्रपति। ये उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का सभापति होता है। क्या होता है? सभापति। इसलिए शब्द जो उपराष्ट्रपति लिखा हुआ है इसका वेतन नहीं होता है। ध्यान देना, इसे स्टार लगा के नोट कर सकते हैं आप, क्योंकि उपराष्ट्रपति को कोई भी उपराष्ट्रपति का वेतन नहीं मिलता है। गजब बात है ना? काम करवा ले उपराष्ट्रपति का, लेकिन उपराष्ट्रपति का वेतन ही नहीं है। वेतन किसका मिलता है? तो सभापति का। किसका मिलता है? जो राज्यसभा का सभापति है उसका वेतन इसे मिलता है। लेकिन और बड़ी बात, यह सभापति तो राज्यसभा का है, लेकिन राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, राष्ट्रपति हो गया। अब लोकसभा में क्या होंगे? लोकसभा के सभी सदस्य होंगे। क्या होंगे? सभी सदस्य होंगे। लोकसभा के सभी सदस्य। अब सभी सदस्य आप भी जानते होंगे कि ये मान लो लोकसभा बना है, क्या बना है, या राज्यसभा बना है, तो ये टोटल सदस्य हो गए। क्या हो गए? सदस्य। अब लोकसभा और राज्यसभा ये सबके सब क्या सदस्य हैं ना, जो कि निर्वाचित हो सकते हैं या फिर मनोनीत हो सकते हैं। ठीक, जब निर्वाचित हुए तो अब जाहिर सी बात है इसमें कुछ मंत्री भी आके बनते हैं। बात करते हैं। ठीक, ये अपना क्या है? मतलब लोकसभा है। क्या है? लोकसभा है। ये क्या है? मंत्री है। तो इनमें कोई संबंध बता सकता है क्या? आपने एक रूल्स पढ़ रखा होगा, 19 में आता है, जिसे बोलते हैं 15% का रूल्स। सब जगह पढ़ी है, लेकिन दिल्ली में 10% का नियम चलता है। कितना चलता है? 10%। बाकी हर जगह पे 15%। जो भी सदस्य होंगे लोकसभा के या फिर राज्यसभा के, टोटल संसद के जो भी सदस्य होंगे राष्ट्रपति को छोड़ करके, उन सभी सदस्यों में 15%। मतलब वर्तमान की बात करें तो लगभग कितना है? 545 है। 545 का ये 15% निकाले लगभग कितना आता है? 82 लोग। कितने आते हैं? 82 लोग। तो 82 लोग ही मंत्री बन सकते हैं। अब मंत्रियों की भी कुछ एरिया है, कुछ कैबिनेट बनाते हैं, कुछ राज्य बनाते हैं, कुछ स्वतंत्र बनाते हैं, स्वतंत्र प्रधानमंत्री बनाते हैं, कुछ उप राज्य मंत्री बनाते हैं, कुछ किचन कैबिनेट मंत्री जो कि मोदी जी ने गठित कर दिया है। उसमें कुछ खास प्रावधान, मतलब 2-4 ही लोग होते हैं। जैसे कि आपने सुन रखा होगा कि राजनाथ सिंह का नाम सुना होगा, अमित शाह जी का नाम सुना होगा, और निर्मला सीतारमण जी का नाम सुना होगा, और साथ में मोदी जी का भी नाम सुना होगा। इन 4 के अलावा कोई दूसरा नाम सुना होगा जल्दी से? मतलब किचन कैबिनेट जो छोटा सा बना है, किचन जानते हैं ना, छोटा सा होता है लेकिन पूरे परिवार को चलाता है, वैसे ये किचन कैबिनेट भी है जो पूरे राज्य को चलाता है। राज्य समझते हैं ना? अभी बताया है राज्य क्या है, समझते हैं ना? उसे चलाता है। अब इसके कितना है? 15% कौन बनते हैं? मंत्री बनते हैं। तो इन मंत्री हो सॉरी, या फिर सदस्य हों, ये सबको सब वेतन की बात कौन करता है? अनुसूची नंबर 2। ऐसे ही राज्यसभा में भी है। ठीक, और कुछ आते हैं जैसे न्यायालय। क्या आता है? न्यायालय। न्यायालय में कौन है? एक उच्च न्यायालय है और एक उच्चतम न्यायालय है। उच्च न्यायालय है और एक उच्चतम न्यायालय है। तो उच्च न्यायालय कौन है? जिसे बोलते हैं सुप्रीम कोर्ट। उच्च न्यायालय कौन है? जिसे बोलते हैं हाई कोर्ट। ये अब तक अपने पास में
25 है। कितनी है? 25। और ये कितना है? 1 है। ये लगभग हर राज्यों के पास में, कुछ ही राज्य हैं जिनके पास नहीं ना है। और सुप्रीम कोर्ट अपने यहाँ सिर्फ दिल्ली में है। इसकी एक सीढ़ी है। मान लो एक त्रिभुज की बात बना है। कैसे बना है? त्रिभुज की बात। यहाँ पर होते हैं अधीनस्थ न्यायालय। क्या होते हैं? अधीनस्थ न्यायालय। इसमें 2 केस होते हैं, क्योंकि केस हमेशा 2 ही तरह के होते हैं। एक होता है सिविल और दूसरा होता है क्रिमिनल। अब सिविल की बात करें हम, सिविल या फिर क्रिमिनल, क्रिमिनल, यहाँ पर सिविल होता है ऐसे केस जिनकी क्षतिपूर्ति की जा सके, जिनकी क्षतिपूर्ति की जा सके। और क्रिमिनल ऐसे केस होते हैं जिनकी क्षतिपूर्ति नहीं की जा सके। ठीक है? क्या कहा हमने सिविल केस में? जिसकी क्षतिपूर्ति की जा सके। बाय द वे, किसी के ऊपर दहेज प्रथा लगा दी जाए, या उसने हमारी संपत्ति हड़प ली है। समझ में आ रहा है? ये जितना भी केस है, हमने किसी के प्रॉपर्टी को ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया हो, तो वो किसमें है? सिविल केस। लेकिन कब्जा करने के दौरान यदि हमने किसी व्यक्ति का मर्डर कर दिया हो, तब कैसा केस हो गया? वो क्रिमिनल केस। समझ में आ रहा है? खैर, तो यहाँ पर भी जो इनका उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे उनके, और उच्च न्यायालय के जो भी न्यायाधीश होंगे, उन सब का वेतन की बात कौन करता है? दूसरी अनुसूची। कौन करती है? दूसरी अनुसूची। साथ ही साथ में आपने एक नाम और सुना होगा, CAG, लेखा परीक्षक। ठीक है ना? समझ में आ गया? तो बस अब तक वेतन हो गया ना। अब अनुसूची नंबर 3 में क्या है? अनुसूची नंबर 3 में जितने का अभी हमने वेतन की बात करी है ना, जितने हमने वेतन की बात करी है, बस इन्हीं की बात करता है शपथ। जब पैसा कोई देगा तो आपसे कुछ ना कुछ करवाता है ना, जिसे बोलते हैं कि ओथ लो, शपथ लो कि आप हमारे साथ में सच्ची निष्ठा से कार्य करेंगे, सच्ची निष्ठा से कार्य करेंगे। ऐसे ही यहाँ के जो भी सदस्य होंगे, या फिर मुख्य न्यायाधीश होगा, या फिर कोई भी न्यायाधीश होगा, या कोई मंत्री होगा, या कोई सदस्य होगा, सबके सब शपथ लेते हैं कि हम भारतीय संविधान के अनुरूप कार्य करेंगे। तो किसकी बात करता है यहाँ पर? शपथ। अब शपथ में 3 नंबर है, तो 3 ही शब्द यहाँ पर भी लिखे हुए हैं, आसानी से याद रहेगा। ठीक। अब आगे की बात करें तो शपथ में कौन कौन सदस्य आ जाते हैं? अभी हमने जितने वेतन की बात करी है वो सभी शपथ लेंगे। मतलब कौन हो गया? राष्ट्रपति हो गया, उपराष्ट्रपति हो गया, और राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा के सभी सदस्य, और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और साथ ही में CAG, क्या से बोलते हैं। समझ में आ रहा है? ये सभी सदस्य क्या होंगे? शपथ लेंगे। क्या करेंगे? शपथ लेंगे। ठीक है। अगले की बात करें हम, अनुसूची नंबर 4। अनुसूची नंबर 4 में क्या बात होती है? अनुसूची नंबर 4 में तो आपने भी देख रखा होगा, अभी तक क्या हुआ? संघ हुआ, राज्य हुआ, फिर संघराज्य क्षेत्र हुआ, फिर उनके वेतन की बात करी, फिर शपथ की बात करी। तो इनके लिए कुछ कार्य भी दिए जाएंगे, होंगे ना। मतलब संघ राज्य क्षेत्र में सीटों का आवंटन। किसका? सीटों का आवंटन समझते हैं ना। जैसे कि हम बात करें अपने यूपी की बात करें, या हरियाणा की बात करें, या राजस्थान की बात करें। मान लो राजस्थान के पास कितना है? राज्यसभा की 10 सीटें हैं। बिहार के पास कितना है? तो 5 सीटें हैं। कितनी हैं? 5 सीटें हैं। यूपी के पास कितनी है? तो 31 सीटें हैं। तो ये अंतर कैसे? ये अंतर कैसे? तो ये अंतर का रीज़न क्या है? क्या है? जनसंख्या। अच्छा, अपनी बात तो पहले से ही देख रखा होगा आपने कि अपने यहाँ जो सरकारें हैं या जो शासन व्यवस्था है, वो सब जनसंख्या के अनुसार ही सीटों का आवंटन किया जाता है। ऐसे में समस्या ये बनी आ रही थी कि जो नॉर्थ भारत के लोग हैं, उत्तर भारत के जो लोग हैं, उनके पास तो जनसंख्या भर भर के है, भर भर के है, और दक्षिण भारत के लोग हैं, उनके पास जनसंख्या ना के बराबर है। और दूसरी बात है, अपनी जो सरकार है वो हमेशा एक पॉलिसी का प्रयोग करती है कम से कम जनसंख्या को बढ़ाना, क्योंकि हमारे पास में साधन सीमित हैं। साधन सीमित हैं। यदि हमारे पास जनसंख्या बहुत अधिक हो जाएगी तो हो सकता है कि जो भविष्य में आने वाली पीढ़ियां होंगी उनके लिए संसाधन ही ना बचे। समझ में आ रहा है? संसाधन ही ना बचे। तो ऐसे में गवर्नमेंट लेकर के आती है, इसे स्टैंड करवाती है और बोलती है, आपने भी देखा होगा, हम दो और हमारे दो, कहते हैं ना। लेकिन अपने उत्तर भारत के लोग क्या बोलते हैं कि ये तो भगवान का आशीर्वाद है। क्या है? भगवान का आशीर्वाद है। ऐसा है कि जब तक बोलते हैं ना टीम ना खड़ी हो जाए तो फिर क्या ही फायदा है। समझ में आया ना? टीम खड़ी करने के प्लान से लगातार आशीर्वाद बनाते रहते हैं।
आशीर्वाद बनाते रहते। अब तो खैर हद तक कंट्रोल है, लेकिन आपने पहले से देखा होगा किसी के पास, एक के पास 10 बच्चे होंगे तो किसी के पास 12 बच्चे होंगे, किसी के पास 5 से कम तो नहीं होंगे, नहीं होंगे ना। आज भी वही हाल है। उत्तर भारत में अभी भी जनसंख्या भर भर के बढ़ती जा रही है, और आपको भी पता है कि जनसंख्या हर 10 वर्षों में होती है। जनसंख्या का जो जनगणना है वो हर 10 वर्षों में होती है। कितने वर्षों में होती है? 10 वर्षों में। जाहिर सी बात है, पहली जनगणना 1951 में हुई, तो इसकी रिपोर्ट कब आएगी? 52 में। फिर 1961 में हुई, इसकी रिपोर्ट कब आई? 62 में। फिर उसके बाद 1971 में हुई, इसकी रिपोर्ट कब आएगी? 72 में। जब 1972 की जनगणना हुई, 71 की जनगणना हुई और 72 में रिपोर्ट आई, ऐसे में जो दक्षिण भारत के राज्य थे उन्हें ऐसा लगा, क्या लगा कि पैसों का जो आवंटन होगा उत्तर भारत में अधिक मात्रा में चला जाएगा और हम दबते ही चले जाएंगे। हमारे पास में जब सीटें ही नहीं होंगी, ये सीटें ही नहीं होंगी, तो हमारी बात रखेगा कौन संसद में? हमारी बात को संसद में रखेगा कौन और उसे मनवाएगा कौन? फिर मतलब हमारे अधिकारों का तो लगातार हनन ही होता चला जाएगा ना। इसलिए इन्होंने प्रोटेस्ट किया। क्या किया? मतलब धरना प्रदर्शन कर दिया कि अब सीटों का आवंटन ना ही हो। अब सरकार 1971 के समय में किसकी है? किसकी है? कांग्रेस, आई मीन इंदिरा गांधी जी की। किसकी है? इंदिरा गांधी जी की। अब बात करें, मान लो इस तरह से ग्राफ बना लें हम, इस तरह से ग्राफ बना लें, तो उत्तर भारत का जो जनसंख्या था वो इस तरह से बढ़ रहा था, लेकिन दक्षिण भारत में जनसंख्या इस तरह से बढ़ रही थी। समझ में आ रहा है? मतलब ये तो एकदम बुम कर रहे थे, सडनली आसमान को पार करते निकल जाएं, लेकिन ये ज़मीन में ही सरकार के साथ चल रहे थे। बोलते हैं हम आपकी पॉलिसियों का भी पालन कर रहे हैं और आप हमें ही दबाए चले जा रहे हो। ऐसे में इंदिरा गांधी जी भी संशोधन करती हैं या फिर बिल्ला के लाती हैं एक, जिसे बोलते हैं 42वां अमेंडमेंट। कौन सा? 1976। अच्छे से पढ़ा होगा, जिसे 42वां संविधान संशोधन को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, यानी कि लघु संविधान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लघु संविधान। इसी के द्वारा ये प्रावधान कर दिया कि अब जनगणना तो होगी हर 10 वर्षों में, लेकिन सीटों का आवंटन नहीं किया जाएगा 2000 तक। कब तक? 2000 तक। लेकिन उसी के बाद अब धीमे धीमे बढ़ते बढ़ते फिर 2000 भी आ जाएगा। अब क्या ये उत्तर भारत के लोग मानेंगे या रुकेंगे क्या? वो तो अपना काम आशीर्वाद चल रहा है ना, आशीर्वाद चल रहा है। अब दक्षिण भारत के लोग तो थोड़ा संतुष्टि मिली ना कि कम से कम इतने टाइम तक चलेगा। अब जब 2001 का टाइम आ गया, अब सरकार किसकी है? बीजेपी, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी जी की। जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार है, फिर से वही बवाल, यदि अब करेंगे तो जो सीटें हमारे पास अभी 31 हैं या मान लो 80 हैं लोकसभा में, वो 180 पहुँच जाएंगे। कितनी पहुँच जाएंगी? बचेगा ही नहीं कुछ। मतलब पूरा का पूरा प्रभुत्व सिर्फ यूपी का ही होगा ना। ऐसे में फिर से एक संविधान संशोधन किया जाता है, जिसे बोलते हैं 84वें नंबर का, 84वें, ठीक, 2001 में ही हो रहा है, ठीक। ये 84वें नंबर के संविधान में संशोधन होता है और इसके द्वारा होता क्या है, ये बात कह दी जाती है कि 2026 तक, कब तक? 2026 तक फिर से सीटों का आवंटन नहीं किया जाएगा जनसंख्या के आधार पर। जनसंख्या जनगणना तो होगी लेकिन सीटों का आवंटन नहीं किया जाएगा। लेकिन अभी आगे आने वाले समय में, मतलब 2031 में सीटों का आवंटन होना है। अब ये अनुमान लगा सकते हैं कि 80 सीटें अपने यूपी में हैं लोकसभा की, अब ये 80 से कहाँ जाएंगी? ठीक है, मतलब 180 तो पहुँचना स्वाभाविक बात है। लेकिन क्या ऐसा होगा, सीटें बढ़ेंगी या फिर से 42वें और 84वें की तरह फिर से पोस्टपोन्ड होगा? ये देखना बाकी है क्या करते हैं राजनेता लोग। फिलहाल हमने बात करी है 3 नंबर में शपथ की, और 4 नंबर में किसकी बात करी है? सीटों का आवंटन। तो देख लिया किस तरह से सीटों का आवंटन हो रहा है, समझ गए होंगे। अब 5 नंबर की बात करते हैं। अनुसूची नंबर 5 में क्या है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, मतलब SC और ST, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। प्रशासन, शासन किस तरह से करना है, नियंत्रण, उसे रोकना किस तरह से है, इसकी बात किसमें करता है? अनुसूची नंबर 5 में। ये अनुच्छेदों की बात करें तो लगभग 330 से लेकर के 338 तक हैं। कुछ खास अनुच्छेद पड़े हुए हैं, उनको जब आर्टिकल में पढ़ेंगे तब बताएंगे आपको।
लेकिन ये तय है जब 330 और 338 के बीच में कोई भी आर्टिकल आएगा तो ये अनुसूचित जाति और जनजातियों के बारे में ही बात करता है। अनुसूचित 338 के सी में एक शब्द लिखा हुआ है जिसे बोलते हैं अदर बैकवर्ड कास्ट, मतलब OBC, मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग। क्लियर? अनुसूची नंबर 6 में क्या है, ध्यान से देखना। मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा, असम, ये 4 राज्यों के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण की बात करता है। मतलब इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किया गया है इन 4 राज्यों के लिए। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूजन वाला पॉइंट आता है, मणिपुर। क्या आता है? मणिपुर। तो ध्यान देना, मणि किसी के पास नहीं होती है, मणि किसी के पास नहीं होती है, तो ये अधिकार देना स्वाभाविक नहीं होगा। तो याद रखेंगे कि मणिपुर कभी भी इन 6ठी अनुसूची में ऐड नहीं करेंगे। अनुसूची नंबर कौन है? 6। अनुसूची नंबर 6 में मणिपुर नहीं आएगा। प्रश्न है, कई बार पूछा गया है यहाँ से, अनुसूची नंबर 6 में निम्न में से कौन सा राज्य नहीं है? ठीक है, या निम्न में से कौन सा राज्य सम्मिलित है, या कोड करके दे देंगे 1 2 3 करके। ठीक, सिंपली पूछेगा तो वनडे एग्जाम, यदि कोड करके दिया तो समझ लो सिविल एग्जाम। ठीक है, मणिपुर को ऐड नहीं करेंगे क्योंकि आप भी पता है जिसके पास मणि होगी मतलब वो पहले से ही संभ्रांत है, सक्षम होगा, तो उसे हम लगा सकते हैं कि उसे कोई भी आरक्षण देना स्वाभाविक नहीं होगा। बात करते हैं अगला 7 नंबर। यहाँ पे बात क्या है? राज्यों तथा संघ के मध्य शक्तियों का आवंटन, मतलब बंटवारा। आपने देखा होगा एक आती है संघ सूची, संघ सूची, फिर एक आती है राज्य सूची, फिर एक आती है समवर्ती सूची। ठीक है, संघ सूची क्या है? संघ शब्द लिखा है मतलब यूनियन है, मतलब क्या है? केंद्र का है। किसका है? केंद्र का है। यहाँ पर राज्य शब्द ही लिखा हुआ है, मतलब किसका है? ये राज्य का है। यहाँ पर समवर्ती शब्द लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर राज्य और केंद्र दोनों मिलके कानून बना सकते हैं। अब जो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि एक राज्य अपना कानून बना ले और केंद्र भी उस पर कानून बना दे। जैसे कि भूमि है तो राज्य का भी है और केंद्र का भी है ना। अब राज्य ने भी अपना कानून बना लिया है, हर राज्य में अलग अलग अपना कानून होगा, लेकिन केंद्र भी एक कानून बना दे भूमि पर, तो ऐसे में क्या होगा? हर राज्यों के मध्य में विवाद होगा ना। जब विवाद होगा तो ऐसे में जितने भी राज्य के कानून होंगे सबके सब क्या हो जाएंगे? खारिज। किसका चलेगा? केंद्र का। जब समवर्ती सूची पर कोई भी नियम बना देता है केंद्र, तो केंद्र का ही नियम मान्य होगा, राज्यों के खत्म हो जाते हैं। और कभी ऐसा होता है कि राज्य के पास में आपातकाल लगा हो, या राज्य को ऐसा लग रहा हो, 2 या 2 से अधिक राज्य भी हो सकते हैं, कि ऐसा उसे महसूस हो रहा हो कि हम अपने यहाँ का शासन व्यवस्था चलाने में असक्षम महसूस कर रहे हों। ऐसी कंडीशन में वह रिक्वेस्ट कर सकता है, किसके द्वारा? राज्यपाल के सहयोग से निवेदन कर सकता है कि हमारे राज्य में इस पर कोई नियम बना दिया जाए। तो ऐसी कंडीशन में भी संघ यानी कि केंद्र उस राज्य पर नियम बना देता है। ठीक, आप आगे आर्टिकल में पढ़ेंगे तो 245 से लेकर के 255 तक इनमें बताएंगे आपको किस अनुच्छेद में किस में क्या क्या कहा गया है।
लेकिन फिलहाल ये याद रख लो कि 245 से 255 के मध्य संघ और राज्य क्षेत्रों के मध्य जो भी शक्तियाँ हैं या शक्तियाँ हैं उन पे कौन किस तरह से कानून बनाता है उनके बारे में है। ठीक है।